मैं सबसे पहले चाहूँगा कि थोड़ा-सा मैं आपको वाक़यात तो बहुत से पेश आए हैं, लेकिन सिर्फ़ पिछले 5-6 हफ़्ते में जो वाक़यात पेश आए हैं, 1 फरवरी को दहशतगर्दों ने कलात में हमला किया, फ्रंटियर कोर के 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए। इसमें 24 दहशतगर्द भी मारे गए। फिर उसके बाद इसी दिन खैबर पख्तूनख्वा में 4 सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया गया, वो भी शहीद हो गए। 6 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस पोस्ट पे हमला हुआ, 3 पुलिस अफसरान शहीद हुए। फिर 14 फरवरी को हरनाई बलूचिस्तान में सड़क किनारे नसब बम धमाके में 11 कारकुन शहीद हो गए, मोस्टली जो थे वो गरीब लोग थे। 19 फरवरी को बारखान में एक हमला हुआ, उसमें 7 अफराद मारे गए। 28 फरवरी को अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला हुआ और हामिदुल हक हक्कानी साहब जो हैं उनको निशाना बनाया गया। 3 मार्च को कलात में एक खातून खुदकुश हमलावर ने हमला किया और एफसी एहलकार जो है वो शहीद हो गया। 4 मार्च को बन्नू कैंट में 3 खुदकुश हमलावरों ने अटैक किया और उसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए। फिर अगले दिन खुशदार में एक धमाका हुआ, 5 अफराद शहीद हो गए। फिर 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। 15 मार्च को पेशावर में आलम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। 16 मार्च को नोशकी में एफसी किले पे खुदकुश हमला हुआ, एफसी के काफ़िले पे, उसमें 3 जवान शहीद हुए। और 16 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के थानों पे हमले हुए और 17 मार्च को मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई साहब को कोयटा में शहीद किया गया। तो ऐसा लग रहा है 2 सूबे जो हैं वो इस दहशतगर्दी की नई लहर का ख़ास तौर पे निशाना है। तो शजरा साहिबा, कौमी पार्लिमानी कमेटी जो है, कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हो रहा है। आपको लगता है कि उस इजलास के बाद एक ओपन डिबेट भी होनी चाहिए कौमी असम्बली में और सेनेट में ये दहशतगर्दी की नई लहर पर गुफ्तगू के लिए? जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो आपने अभी जो वाक़यात बताए और जो वाक़यात हमारे सामने हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और बहुत अफ़सोस का इज़हार भी करते हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पे दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठाया है और हम सब के लिए इस वक्त ये मुकाम है कि हमें बाकी सब कुछ भूल के पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें ये सोचना है कि इस दहशतगर्दी के ऊपर हमने किस तरह से काबू पाना है। पहले आपको पता है कि 2014 के बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, तो हमारी पाक अफवाज के साथ मिल के रद्दुल फ़साद, ज़रबुल अज़्ब और उसके बाद हमारी सरज़मीन से ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हुई, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से आज ये हमें दोबारा इस चीज़ का सामना है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तमाम जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं और अस्करी क़यादतें वो मिल के बैठे, सर जोड़े और सोचे कि इस चीज़ के ऊपर किस तरह से काबू पाना है। बहुत टाइमली प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, उन्होंने उसके बाद ये जो अब हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, इंशाल्लाह इसके अंदर जिस वक़्त हम सारों की ये ख्वाहिश थी, सबका ये सोच थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्लियामेंट अपनी ताकत आवाम से लेती है और ये हम जो आपने जिस तरह से लोग बताए हैं, जो शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, जिस तरीके से दहशतगर्दी फैल रही है, ये आवाम के लिए बहुत इस वक्त सोच समझ का मुकाम है, तशवीश का मुकाम है। तो जिस वक्त पार्लियामेंट में ये ब्रीफिंग होगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, फिर सियासी क़ुव्वतें डेफिनेटली उनको आपस में बैठना चाहिए, बैठ के ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर हमने किस तरीके से रद्द अमल करना है, क्या हमारा अप्रोच होनी चाहिए। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसके लिए चाहिए। ये सिर्फ हम एक चीज़ नहीं कह सकते कि हाँ हम दहशतगर्दी को कुचल देंगे या हम बातचीत करेंगे या हम मज़ाकरात करेंगे। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, जिसके लिए सबका इकट्ठे बैठना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर निसार जाट साहब, आपकी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ? जो नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इजलास में कल आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब। बिल्कुल आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई है और बैरिस्टर गौर साहब, असद उमर साहब और असद कैसर साहब, सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी और तमाम अरकान असम्बली से इस बात पर मशावरत हुई है कि ये दहशतगर्दी वाला मामला है, अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान, मैं पहले तो इस बात को बताने से पहले ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करती है और हम सीसा पलाई दीवार की तरह दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं। ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ।
उसके बाद मीटिंग में ये तय हुआ है कि जी हमारी लीडरशिप से कि हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप हुकूमत से बातचीत करें। मुमकिन है कि हुकूमत आपको अलाउ करे कि आप खान साहब से मिल लें, और ख़ान साहब से, जबकि आप खान साहब से काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, आप खान साहब से मिलें और खान साहब से मिलकर ये सारी इसके ऊपर जो है वो आप एक ब्रीफ लेकर जो है वो उसके तहत जो है आप अगला स्टेप उठाएं। अगर इन केस हुकूमत बज़िद है कि हमने खान साहब से नहीं मिलने दिया जाना, तो फिर हमने कहा कि जी अपनी पॉलिटिकल कमेटी को जाकर ये पैगाम ज़रूर दें कि अगर खान साहब को ये नहीं भी मिलने देते, उसके बावजूद भी आप पॉलिटिकल कमेटी जो है एक सेंस क्रिएट करें और कोशिश करें कि कल की मीटिंग में हम लोग जाएं, ताकि हम दहशत गर्दी जो है इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुस्बत और मोतबराना जो है इकदाम उठाए। अब मीर साहब, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा। आज एक कमेटी में एक नई बात आई है जो मैं आपके प्रोग्राम पर ये इसको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। ये रीसेटलमेंट के ये रीसेटलमेंट जो तालिबान की थी, ये कौन करा, किसने की और कैसे हुई, ये हुकूमत ने इल्ज़ाम हम पर लगाया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा काम किया। मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये बात क्लियर करता चलूँ, जनरल बाजवा साहब की हुकूमत थी 2021 में। जनरल बाजवा साहब की नहीं, 2021 में इमरान खान की हुकूमत। सर मैं जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे उस वक्त जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि रीसेटलमेंट के लिए जो है इनको अलाउ किया जाए। और आज हमारी पार्लियामानी कमेटी में वहाँ पर अली मोहम्मद खान, असद कैसर साहब, ये सारे मौजूद थे, शानदाना गुलजार मौजूद थी। उन्होंने कहा जी हम ईमानन कुरानन हल्फन फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के सामने ये बात कर, उसमें परवेज़ खटक भी हमारे साथ शामिल थे, मुराद सईद भी शामिल थे। तो हमने कहा था कि जनरल बाजवा साहब से कि ये आप ना करें, ये हमारे गले की हड्डी बनेगा, और हमने अलाउ नहीं किया था। और ये अलाउ उस वक्त हुआ जब 2023 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक मिनट, आपकी बात को मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो फौजी अदालतें बनी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, उन अदालतों ने कुछ जो स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको सज़ाएँ दी थी। उसमें एक मुस्लिम खान साहब थे और एक महमूद खान साहब थे। इन दोनों को वज़ीर आज़म साहब की रिकमेंडेशन पे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इनकी सज़ाए मौत को ख़त्म किया और इनको रिलीज़ करने का हुक्म दिया। तो जनरल बाजवा साहब, ठीक है, मुझे पता है कि वो काफ़ी प्रेशराइज़ करते थे, जनरल फैज़ साहब भी आपको प्रेशराइज़ करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बगैर तो ये मुस्लिम खान और महमूद खान रिलीज़ नहीं हो सकते थे। तो ये आप थोड़ा सा उनके बारे में भी तो बात करें ना। चले इमरान खान साहब के बारे में नहीं कर सकते, आरिफ अलवी साहब से तो पूछ लेना, वो तो गिरफ्तार नहीं है। देखिए मीर साहब, मैं आपको ना थोड़ा सा जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस बात को इस नज़र से इसलिए लेकर आगे चल रहा हूँ कि कल जब यहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होता है, अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में अगर तो रॉ को कंडेम किया है तो मुझे बताएं, वो वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर दिफा हैं। अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान में से हमला हुआ इसकी बैकग्राउंड के ऊपर को बातचीत की है तो हमें बताएं। ये सारा मुद्दा उन्होंने अपनी तकरीर में गालम गलोच के साथ पीटीआई की तरफ वो कर दिया। और हम इस बात पर इस कदर परेशान कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रवैया क्यों अपनाया, जबकि हकायक कुछ और हैं। हकायक के ऊपर पर्दा डाला गया। जाफ़र एक्सप्रेस की आपकी इंटेलिजेंस की नाकामी को आपने छुपाने के लिए अपने सारा मुद्दा हम पे डाल दिया। तो ये सवाल आज हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी में जब हमने क्रिएट किया तो वहां पर हमें मिला कि जी ये 2023 की जून में जो है ये रीसेटलमेंट का प्लान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ था।